लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। ठीक है ना। ये आपका जो 1 से लेके 4, मुझे तो लगा था कि 4 के हिसाब से अगर हम चलते हैं मिनिमम छोटे छोटे पार्ट है, तो अगर हम 6 पार्ट भी बनाते हैं, कितने 6 पार्ट भी अगर एक के बनाते हैं तो तकरीबन 24 24 पार्ट्स बनने चाहिए थे। बट काफ़ी जल्दी खत्म हो गया, शायद 21वें में भी खत्म हो गया है। ठीक है ना। तो लास्ट पार्ट खत्म करते हैं। उससे पहले देखो मैंने कहा था एक क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि ये राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होते हैं या नहीं होते, घरेलू आय में सम्मिलित होते हैं या नहीं होते। तो ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास ये है पहला कि जीडीपी यानी आपका जो सकल घरेलू उत्पाद होता है और दूसरा कल्याण। ठीक है ना। तो हमें जीडीपी और कल्याण के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपसे क्या पूछ सकता हो, लिमिटेशंस पूछ सकता है कि उनकी लिमिटेशन बताओ। तो लिमिटेशन 4 है, 3 मैंने आपके सामने लिख दिए, एक लिमिटेशन अभी और लिखना बाकी है। क्लियर। तो लिमिटेशन आपसे पूछ सकता है कि जीडीपी कल्याण का सही सूचक है या नहीं है। ठीक है ना। ऐसे कौन से कारक है जो जीडीपी के जो कल्याण के लिए जो महत्व है ना उसको कम कर देता है, यानी जीडीपी का जो कल्याण के लिए जो महत्व है ना वो कम कर देता है। या लिमिटेशन बता दो कि जीडीपी तो बढ़ रही है उसके बाद भी कल्याण क्यों नहीं हो रहा। तो वो 4 चीजें यहाँ पे हमारे सामने है। क्लियर है ना। तो देखो फटाफट से पढ़ लेते हैं। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद तथा कल्याण सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। जीडीपी को अक्सर लोगों के कल्याण का सूचक माना जाता है, यानी जब हम ये सोचते हैं कि जीडीपी अगर बढ़ रही है ना तो यानी कल्याण हो रहा है, यानी वेलफेयर हो रहा है, हम ये मानते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीडीपी को अक्सर क्या माना जाता है, लोगों के कल्याण का सूचक माना जाता है। आगे क्योंकि जीडीपी में अगर वृद्धि होती है तो लोगों के कल्याण के स्तर में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ तक तो कोई बड़ी बात है नहीं। क्लियर कि अगर जीडीपी में वृद्धि होगी तो लोगों के कल्याण के स्तर में भी वृद्धि होगी, यानी लोगों को ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे, यानी वस्तु सेवाएं मिलेगी। ये सब चीजें हम मानते हैं। याद रखना जब मैं यहाँ पे जीडीपी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मौद्रिक जीडीपी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वास्तविक जीडीपी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वास्तविक जीडीपी की बात हो रही है। ठीक है ना। और वास्तविक जीडीपी होती है क्या, मैंने आपको बताई थी, जिसमें वस्तु और सेवाओं का क्या होता है, प्रवाह होता है। क्लियर है ना। और मौद्रिक होती थी जिसमें क्या है, मुद्रा का प्रवाह होता है। याद है ना आपको थोड़ा बहुत। चलो मैं लिखा है परंतु जीडीपी कल्याण का उपयुक्त सूचक नहीं है, यानी जीडीपी जो है वो कल्याण का उपयुक्त सूचक नहीं है, क्योंकि इसकी कुछ ये इन चीजों की अवहेलना करता है, यानी इसकी कुछ लिमिटेशंस है, हानियां है, कुछ अपवाद टाइप की चीजें हैं। वो ये रही। नंबर 1 जीडीपी का वितरण। यदि जीडीपी के स्तर में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ वितरण अधिक से अधिक असमान होता जाता है, यानी अगर मान के चलो कि आपकी कंट्री में जीडीपी बढ़ रही है तो जीडीपी बढ़ना बहुत अच्छी बात है, मगर जो वितरण है ना, जो जीडीपी का वितरण है या आय का वितरण बोलो, तो जो जीडीपी का वितरण है वो कैसा है, आपका यहाँ असमान हो रहा है। असमान मतलब किसी को तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, किसी को बहुत कम मिल रहा है। तो ऐसी जीडीपी के बढ़ने का कोई फायदा नहीं होता, याद रखना। ठीक है। तो इसके कारण समाज में कल्याण में वृद्धि नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे ना कि जीडीपी के स्तर में वृद्धि हो रही है, मगर उसके जो जीडीपी का वितरण है ना वो भी असमान होता जा रहा है। ठीक है। तो इसके कारण समाज के कल्याण में वृद्धि नहीं हो सकती। इससे इसका एक मुख्य कारण वही है आय के वितरण की असमानता, यानी गरीब रह जाते हैं और अमीर जो है वो ज्यादा अमीर हो जाते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा मिलता है, गरीबों को कम मिलता है। क्लियर। नंबर 1। नंबर 2 जीडीपी की रचना की अगर हम बात करें तो मैंने कहा जीडीपी के स्तर में वृद्धि, अगर आपकी मान लो जीडीपी बढ़ रही है की स्थिति में भी हो सकता है कि जीडीपी की रचना कल्याण अभिमुखी ना हो। आप कल्याण अभिमुखी का मतलब होता है वेलफेयर ओरिएंटेड। ठीक है। वेलफेयर ओरिएंटेड हो सकता ना हो, यानी आपकी जीडीपी बढ़ रही है बट हो सकता है उसके बावजूद ये कल्याण ना करे। ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो देखो उदाहरण के लिए अगर मान लो प्रतिष्ठा सूचक यानी दिखावटी वस्तुएं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कौन सी होती है, जैसे मान के चलो आपको एक नेकलेस बहुत पसंद आया है। ठीक है। या आपको बाइक पसंद आई है जो कि 2 लाख रुपए की है। ठीक है। आप दिखाना चाहते हो कि देखो मेरे पास 2 लाख की बाइक है, तो अगर आपने 2 लाख की बाइक अगर खरीद ली तो हो सकता है अगला बंदा जिसके पास पैसे नहीं थे फिर भी उसने पूरी जुटाए पैसे, कोशिश करी उसने कि मान लो कि आपका जो फ्रेंड है कह रहा 2 लाख की, चलो 2,50,000 की खरीदेगा। क्यों, क्योंकि उसे दिखाना है। अगर वो 2 लाख से कम की खरीदता है तो क्या होता है, उसका स्टेटस गिर जाएगा, यार मैंने तो कम की खरीदी है। तो होता है कि आजकल के टाइम में कि अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो जो आपका पड़ोसी या जो जान पहचान वाला होता है ना वो थोड़ी सी महंगी खरीदेगा दिखाने के पर्पज से। क्लियर ना। या उसके जैसी खरीदेगा या उससे महंगी खरीदेगा, कभी भी कम नहीं खरीदेगा, देख लेना। तो वही यहाँ पे भी लिखा है अगर प्रतिष्ठा सूचक या दिखावटी वस्तुओं का उत्पादन अमीर वर्गों के लिए तेजी से हो रहा है। आप देखो वस्तुएं तो बन रही है ना, तो वस्तुएं बनेगी तो जीडीपी तो भाई साहब बढ़ेगा, मगर क्या गरीबों का कल्याण हो रहा है, नहीं हो रहा। मगर गरीब वर्ग में तो क्या हो रही है, हानि की स्थिति में है गरीब वर्ग, और गरीब वर्ग अगर हानि की स्थिति में है, ठीक है लिखा ना, और गरीब वर्ग हानि की स्थिति में हो तो ऐसी जीडीपी वृद्धि का कोई फायदा नहीं होता। ऐसी जीडीपी वृद्धि का कोई मतलब ही नहीं है जिसमें गरीब बेचारे तरसते रह जाए, अमीरों को गुड्स पे गुड्स मिल जाए। नंबर 3 पे आता है गैर मौद्रिक लेन देन।
गैर मौद्रिक लेन देन मतलब गैर मौद्रिक विनिमय एक ही बात है। इसमें क्या होता है कि मुद्रा की जगह आप वस्तुओं का लेन देन कर रहे हो, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देनी होती थी। पहले गांव में यही थे, जब मुद्रा नहीं थी तो यही तो होता था कि आपको मान लो आपको चाहिए गेहूं, तो आप एक ऐसे बंदे को ढूंढोगे जिसके पास, आपके पास मान लो चावल पड़े हैं और आपको गेहूं चाहिए, तो आप एक ऐसे बंदे को ढूंढोगे जो आपको गेहूं दे दे और आपसे चावल ले ले, है ना। तो इसी को तो कहते हैं गैर मौद्रिक लेन देन, ठीक है। ये हमें पढ़ेंगे मुद्रा वाले चैप्टर में। तो ध्यान से अगर देखें तो उसने लिखा भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में, यानी अभी भी भारत जैसी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली है जहां पे वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था, अभी भी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई है, यानी अभी भी चल रही है। अब इससे क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ना अभी भी गैर मौद्रिक लेन देन देखने को मिलता है। गांव में अभी भी गैर मौद्रिक लेन देन देखने को मिल रहा है, यानी जहां पे कृषि श्रम, यानी आप जो फार्मर्स होते हैं ना बेचारे, वो काम वाम करते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं, और उनको नकद भुगतान के बजाय वस्तु के रूप में भुगतान कर दी जाती है, ठीक है, बजाय वस्तु दी जाती है, यानी वस्तु के रूप में भुगतान हो रहा है, ठीक है। उनको पकड़ा दिया, मान लो कि ये कपड़ा पकड़ा दिया, ठीक है, कुछ खाने पीने का आइटम पकड़ा दिया। अब ऐसे काम होंगे तो यार ये लेन देन जो होते हैं वो रिकॉर्ड में आ ही नहीं पाते। जो वस्तु के रूप में लेन देन होते हैं वो रिकॉर्ड में नहीं आता, हमेशा याद रखना। जो पैसों के रूप में लेन देन होते हैं वही रिकॉर्ड में आ पाते हैं। तो उसने बोला ये रिकॉर्ड में नहीं आ पाते। अब जब रिकॉर्ड में नहीं आएंगे तो जीडीपी का सही अनुमान तो भाई साहब नहीं लग सकता, और जब जीडीपी का सही अनुमान नहीं लगेगा तो भाई साहब कल्याण में तो बाधा उत्पन्न होगी ना। तो गैर मौद्रिक विनिमय भी पंगा है, ठीक है, कि जीडीपी देखो लगभग सब में बढ़ रही है, बट दिक्कत हो रही है। पहले वाले में जीडीपी क्या है कि वितरण ही बेकार है, वितरण असमान है, तो किसी को ज्यादा मिला किसी को कम, तो जीडीपी कल्याण करेगी नहीं। नंबर 2, जीडीपी की रचना। अब आप सिर्फ एक वर्ग के लिए काम कर रहे हो तो भाई जीडीपी बढ़ेगी, तब भी जीडीपी बढ़ेगी, मगर दूसरा वर्ग तो बेचारा गरीब रह गया ना, हानि में, तो ऐसी जीडीपी का कोई मतलब नहीं रहता। मौद्रिक गैर मौद्रिक लेन देन में क्या है कि आपने क्या बेचारे ने काम करा, आप उसके बदले उसको वस्तु पे पकड़ा रहे हो, बताओ, ठीक है ना। अब उससे क्या वो रिकॉर्ड में मेंटेन होगा नहीं, अब जीडीपी का सही अनुमान लगेगा नहीं तो कल्याण होगा नहीं। तो 3 पॉइंट तो आपके समझ में आ गए होंगे। चौथा पढ़ लेते हैं, लास्ट पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है जीडीपी, सॉरी बाह्यताएं, क्या है बाह्यताएं नहीं एक्सटर्नलिटीज है। ह के बाद यौ बना हुआ है, वो आधा बनता साथ में से ना ताए, तो बाह्यताएं देखो क्या होती है। बाह्यताएं मतलब होता है बाह्यताओं से अभिप्राय किसी आर्थिक क्रिया के दूसरों पर धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रभाव से है, यानी किसी भी आर्थिक क्रिया का, ठीक है, मैंने आपको आर्थिक अनार्थिक क्रिया बताया हुआ है, ठीक है, पहली क्लास में बताया था, ठीक है ना, कि धन से संबंधित क्रिया आर्थिक क्रिया, जो धन से संबंधित ना हो अनार्थिक क्रिया, क्लियर ना। तो धन से संबंधित क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं, ये रहा। तो आर्थिक क्रियाओं के दूसरों पर धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रभाव से है, जो बिना कीमत दिए या बिना दंड दिए पड़ जाता है, यानी आपने इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, कोई दंड वंड नहीं देना पड़ रहा, ठीक है ना। तो उसके बावजूद क्या लिखा हुआ है, बाह्यताओं से अभिप्राय किसी आर्थिक क्रियाओं के दूसरों पर धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रभाव से, जो बिना कीमत दिए दंड दिए ही पड़ जाता है। अब ये बाह्यताएं 2 तरह के होते हैं, या तो धनात्मक बाह्यताएं होगी या ऋणात्मक बाह्यताएं होगी, क्लियर है। धनात्मक बाह्यताएं क्या होती है, धनात्मक बाह्यता का मतलब होता है, जैसे मान के चलो आपका एक दोस्त है, ठीक है, उसने क्या करा है, अपना बहुत बढ़िया से मतलब गमले वमले लगा रखे हैं, गार्डन वार्डन पेड़ पौधे लगाता है, वो बहुत बढ़िया चीजें करता रहता है। अब इस देखो कर वो रहा है, बट उसका बेनिफिट लोगों को भी जाएगा, कैसे, हवा साफ होगी, है ना, ठीक है, हवा साफ होगी, साथ में क्या होगा, आपको क्या नाम है, चिड़ियाओं की आवाज सुनने को मिलेगी, बहुत कुछ होता है फायदा, ठीक है, वातावरण जो है अच्छा रहेगा, अच्छा मेंटेन रहेगा, उससे पेड़ पौधे वो लगाएगा, जितनी भी चीजें वो करेगा। तो एक की मतलब एक ने जो काम किया उसका बेनिफिट दूसरों को जा रहा, तो वह है धनात्मक बाह्यताएं। और ऋणात्मक बाह्यताएं का मतलब होता है, जैसे मान लो फैक्ट्री वैक्ट्री है, वो काम वाम करती है, तो क्या होता है उससे कई बार कूड़ा करकट बेकार गैसेज निकल जाती है, जो कि हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है ना। अब उसके लिए भी उनको कोई दंड वंड नहीं लग रहा, बट वो करती चली जा रही, काम कर रही है, प्रदूषण तो कर रही है ना, तो उसको कहते हैं ऋणात्मक बाह्यताएं, जिससे दूसरों को बेकार फर्क पड़ रहा है, मतलब बेकार वो पड़ रहा है, क्या बोलते हैं, हिट करता है गलत तरीके से, तो उसे कहते हैं ऋणात्मक बाह्यताएं। और जो अच्छे तरीके से करें वो है धनात्मक बाह्यताएं। पर दोनों का ही आकलन जो है ना, दोनों का ही आकलन जीडीपी में नहीं हो पाता। तो क्यों, क्योंकि वो दंड देना ही नहीं पड़ रहा, कुछ पेमेंट करनी नहीं पड़ रही, तो उसका आकलन भी नहीं हो पाता। और जब आकलन नहीं हो पाता तो जिसके कारण जो कल्याण होता है ना, या तो वो अल्प आकलन रह जाता है, अल्प मतलब कम आकलन में कम, यानी अंडर एस्टिमेट रह जाता है, या तो वो क्या होता है, ओवर एस्टिमेट हो जाता है। क्या रहता है, या तो वो अंडर एस्टिमेट हो जाता है, या फिर क्या वो ओवर एस्टिमेट में चले जाता है। क्लियर है। तो ये वाला पोर्शन भी आपका खत्म होता है। अब फटाफट से वो कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो जो 1-1, 2-2 नंबर मतलब 2-2, 3-3 नंबर पूछ लेता है, ठीक है, उनको कर लेते हैं, फिर क्लास आपकी ओवर हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, देखो अभी हम लिखेंगे भी, लिखेंगे मतलब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और आपसे पूछूंगा,
ठीक है, कि क्या ये सब इसमें सम्मिलित होगा या नहीं होगा, पहले उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। जो आपका लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है, इन 4 चैप्टरों का जो चौथा चैप्टर होगा ना, उसके लास्ट में ये बॉक्स बना हुआ है, तो आपकी बुक में भी ये मिल जाएगा। अगर नहीं भी है तो भी मेरी बातें सुन लो, ठीक है, इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि उसने क्या पूछा है, घरेलू आय में सम्मिलित होगा या नहीं होगा ऐसा पूछा है, या राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगा या नहीं होगा ऐसा पूछा। आप बोलोगे क्वेश्चन पढ़ने का मतलब क्या होता है। देखो क्वेश्चन पढ़ने का देखो बेनिफिट ही होगा, क्योंकि घरेलू आय क्या है, एक रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। और राष्ट्रीय बोलूंगा तो उसमें बाहर की आय को भी जोड़ लिया जाता है, विदेश से प्राप्त संसाधन आय जुड़ती है ना, तभी तो राष्ट्रीय बनता है। तो जो घरेलू में आएगा वो राष्ट्र में तो आने वाला है ही, लगभग सारे वो आ ही जाएंगे, ठीक है। मगर जो राष्ट्र में आएगा जरूरी नहीं वो घरेलू में भी आए। तो इसलिए हमें ध्यान से समझना क्वेश्चन को, कि अगर वो राष्ट्र वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हम बड़े लेवल तक खेलेंगे, और अगर घरेलू है तो उसे अपनी बाउंड्री तक खेलेंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन जरूर पढ़ना, कि बहुत बच्चे क्या होता है, कोई क्वेश्चन घरेलू का आ जाता है, वो सोचते हैं राष्ट्रीय क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं, बाद में चलता कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। देखो पहला पॉइंट है, इसने बोला क्या ये राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। पहला पॉइंट आपको बता रखा है, विदेशों से उपहार, यानी विदेशों से आपको उपहार आया है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, विदेशों से अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख भी सकते हो। विदेशों से उपहार पहला पॉइंट है। अगर इसको राष्ट्रीय आय की बात करें तो इसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं, क्योंकि देखो मैंने कहा था उपहार, गिफ्ट, ठीक है, अनुदान, इस टाइप की चीजें कभी भी शामिल नहीं होती, क्योंकि इनके बदले में कोई पेमेंट करनी ही नहीं है। क्योंकि ये कि तो हस्तांतरण है, क्या है, हस्तांतरण आय होती है, हस्तांतरण भुगतान होता है, इनका कोई इसके बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसको शामिल नहीं करते। क्लियर। नंबर 2, बेरोजगारी भत्ता। देखो बेरोजगारी लिखा है, रोजगारी नहीं लिखा, तो बेरोजगारी मतलब खाली बैठे फिर भी पैसा मिल रहा है, इसका मतलब सहायता मिल रही है, तो वो दोबारा ये हस्तांतरण भुगतान का पार्ट बन जाएगा, और इसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करेंगे। अगर ये रोजगारी होता तो करते, क्योंकि हमने काम किया उसके बदले। डन। नंबर 3, सुनामी पीड़ितों को आर्थिक सहायता, यानी जो है आपने क्या सुनामी विक्टिम्स को क्या है, हेल्प की है। अगर आपने हेल्प किया तो यार देखो हेल्पिंग नेचर जो भी होता है ना, वो सारा का सारा हस्तांतरण भुगतान का पार्ट होता है। हेल्प को कभी भी राष्ट्रीय आय चाहे घरेलू आय किसी में भी शामिल नहीं करते। क्लियर। नंबर 4, एक जलपान गृह द्वारा सब्जियों की खरीद। अब ये जलपान गृह क्या होता है, जलपान गृह का मतलब होता है आपका रेस्टोरेंट, ठीक है। अब रेस्टोरेंट अगर सब्जियां खरीद रहा है या बिजली की पेमेंट कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि जब वो चीजें करता है ना, तो इन सबकी कॉस्ट वो कस्टमर से रिकवर कर लेता है। तो सब्जियां क्या, सब्जियां खुद खाने के लिए लेता है क्या, नहीं, उनको बना करके बेचेगा। इसका मतलब सब्जियां उसके लिए रॉ मटेरियल है, यानी मध्यवर्ती वस्तु है, और मध्यवर्ती वस्तुओं को कभी भी शामिल नहीं करता। यानी फैक्ट्री हो गया, आपका कोई रेस्टोरेंट हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ है जो प्रोडक्शन पर्पस में काम करती है, तो उनके लिए ये चीज़ें हमेशा बिजली, ये कोई सफाई कर्मचारी उसकी सैलरी वैलरी, ये सब चीज़ें उसके लिए क्या होती है, मध्यवर्ती होती है, क्योंकि वो इन सबको रिकवर कर लेता है। जब वो प्रोडक्ट बेचता है ना, तो उस सब में वो पैसा रिकवर कर लेता है। क्लियर। तो हम बोलेंगे जो जलपान गृह ने जो सब्जियां खरीदी है, इसको हम नहीं लेने वाले, क्योंकि ये क्या मध्यवर्ती वस्तु है, और मध्यवर्ती वस्तु को कभी नहीं लेते, ठीक है ना। इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नंबर 4, फैक्ट्री ने बिजली पर खर्च किया। मैं बोला देखो फैक्ट्री चाहे किसी पे भी खर्च करे, ठीक है, फैक्ट्री अगर खर्चा कर रही है तो दोबारा वो मध्यवर्ती होता है, क्योंकि वो रिकवर कर लेती है। मगर अगर मान लो फैक्ट्री या रेस्टोरेंट वाला ने फ्रिज खरीदा अपने लिए, तो फिर वो आ जाएगा। फ्रिज अंतिम वस्तु है, यानी जो वस्तु बेचने के पर्पज से खरीदना है ना, ले रहा है, यानी सब्जियां ली बना के बेचेगा, तो उसका मतलब समझ लेना वो मध्यवर्ती है। मगर जो अपने लिए ले रहा है, फैक्ट्री ने अपने लिए गाड़ी ली है, अबे भाई तो अंतिम है। फैक्ट्री ने क्या नाम है अपने वर्कर को सैलरी पे की है, तो फिर मध्यवर्ती है, क्योंकि वो रिकवर कर लेगा। बस गाड़ी की फैक्ट्री है, गाड़ियों की फैक्ट्री गाड़ी लेती है, बनाती है और बेच देती है, फिर दोबारा मध्यवर्ती। बट उसका बेचने का मतलब नहीं है, वो अपने लिए रखना चाहती है, तो अंतिम। बात समझ आ रही है ना। चलो नंबर 6 है आपका, गृहस्थ द्वारा अवकाश के समय, यानी आप खाली बैठे थे उस समय आपने बगीचों में सब्जी उगा दी। तो मैंने कहा था आप बगीचों में, घर के पीछे, ऊपर गमले वमले कहीं भी अगर आप कोई चीज़ उगाते हो तो उसको शामिल नहीं करते। मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनका मूल्य नहीं निकाला जाता, ठीक है ना, इनको नहीं करते कभी भी। उसके अलावा गृहिणियों द्वारा प्रदान की सेवाएं, गृहिणियाँ मतलब हाउसवाइफ, मैं ऑलरेडी बता चुका था कि गृहिणियाँ अगर आपको सेवाएं दे रही है तो उसका बाजार मूल्य नहीं निकल पाता। अगर आपकी मम्मी अगर आपको, या फिर क्या नाम है आपकी कोई वाइफ है, वो आपको क्या कर रही है, पानी वानी दे रही है या फिर आपको चाय दे रही है, तो ये थोड़ा ना उसका बाजार मूल्य निकाल लोगे। अब देखो बाजार में चाय का, आप बोलोगे बाजार में चाय का मूल्य 10 रुपये, 10 रुपये का, भाई प्यार भी तो भरा उसके अंदर, ठीक है, तो आप उसका मतलब नहीं, उसका बाजार मूल्य निकाल पाते, ठीक है ना। चलो आगे लिखा हुआ है, देखो क्योंकि क्या होता है ना, चाय का भी जो रेट है ना अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है। तो सोचो वो जब प्यार के साथ दे रहे तो कितना महंगी चाय होगी आपके लिए, ठीक है ना, तो बाजार मूल्य नहीं निकलेगा। उसके अलावा एक नागरिक द्वारा विदेशों में काम
करने वाले पुत्र से प्राप्त राशि, यानी मान लो आपका कोई पुत्र बेटा बाहर काम करता है और वहाँ से आपको पैसा भेजता है, तो यार वो पैसा भेजेगा तो मांगेगा थोड़ी ना आपसे कुछ, दोबारा हस्तांतरण हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसके बदले वो कुछ नहीं मांगेगा तो हम बोलेंगे नहीं आएगा। एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए एक मित्र ने दूसरे मित्र को क्या दिया है, वो एक मित्र ने दूसरे मित्र को पैसे दिए, ठीक है ना, और आगे लिखा हुआ है एक मित्र को दिए गए ऋण पर ब्याज, अब उसको ब्याज भी प्राप्त हो रहा है। तो हम बोलेंगे देखो पहली बात बताओ, क्या वो लोन प्रोडक्शन पर्पस के लिए था? क्या उस लोन का यूज, उस ब्याज जो ऋण था उसका यूज क्या प्रोडक्शन उत्पादन के लिए किया गया? और अगर उत्पादन के लिए नहीं किया गया तो नहीं आएगा। तो भाई बाइक उसके दोस्त ने खरीदी है, कहीं नहीं लिखा कि वो उसके क्या नाम है उसको उत्पादन पर्पस के लिए चाहिए, तो हम बोलेंगे नहीं आएगा। बात समझ आ गया? तो जब उत्पादन पर्पस नहीं है तो नहीं आने वाला। काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली है, ठीक है, थोड़ी और चीज़ें देखते हैं, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना। आगे है सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं। जब भी आपसे पूछेगा ना सैनिक सुरक्षा सेवाएं, तो आप हमेशा बोलना है इनको इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है ना, यानी इसको हमेशा इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये देखो देश की सुरक्षा का सवाल है। क्या है ये? देश की सुरक्षा का सवाल होता है, ठीक है ना, और इनको अंतिम सेवाएं माना जाता है, इसको हमेशा करना चाहिए, याद रखना, इसको हमेशा करना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई सेवाएं। अब बच्चे बोलते भाई देखो सरकार ने निःशुल्क दिया है, यानी फ्री में दिया है। बच्चे अगर सरकार फ्री में दे रही है ना, इसका मतलब वो सरकारी अंतिम जो आपका क्या था वो उपभोग व्यय था। व्यय विधि के अंदर 4 पॉइंट थे, निजी अंतिम भोग व्यय, यानी परिवार भी करेगा तो भी आएगा, उपभोग व्यय करता है तो सरकार भी अगर उपभोग व्यय कर रही है तो आएगा। तो सरकार ने अगर मान के चलो फ्री सेवाएं दी है, चाहे आपको वो चिकित्सा दी हो फ्री में या कोई भी चीज़ दी हो, तो वो सरकारी अंतिम भोग व्यय का पार्ट बनता है, उसको राष्ट्रीय में शामिल करना चाहिए। तो याद रखना सैनिक सुरक्षा आपको राष्ट्रीय में शामिल करनी है, ठीक है ना। और दूसरा आपका सरकार द्वारा जो निःशुल्क प्रदान सेवाएं, सरकार अगर निःशुल्क भी दे रही है तो भी करना है। क्लियर? आगे भविष्य निधि कोष में मालिकों का योगदान, ये तो ऑलरेडी बता दिया था मैंने आपको, ठीक है ना, कि जो मालिकों का जो योगदान होता है, यानी जो आपका जो हेड यानी जो वो आपके एम्प्लॉयर है, अगर वो करते हैं तो हमेशा उनको शामिल करना चाहिए, ठीक है। ये IVD में हमने पढ़ लिया था, इसका कोई बड़ा रूल नहीं है। हाँ, अगला पॉइंट अच्छा है, ठीक है। अगला पॉइंट है भारत में विदेशी, तो मैं लिख लेता हूँ इस पॉइंट को, एक सेकंड है, रुक जाओ जरा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, भारत में विदेशी दूतावासों को किराए पर दिए गए भवनों, यानी आपने कोई कमरा उमरा दिया होगा, बिल्डिंग दे दी उनको किराए पे, ठीक है, तो उनका किराया जिन्हें भारतीय निवासी प्राप्त कर रहे हैं। बट पहले चीज़ ये है कि आपको दूतावास तो पता ही नहीं क्या होता है। एम्बेसी वर्ड सुना आपने, ठीक है ना, दूतावास यानी एम्बेसी, ठीक है ना। ये होता क्या, सुनना जरा। एक देश क्या करता है, ठीक है, हर एक देश देखो दूसरे देश में ना अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव रखता है, ठीक है, यानी कुछ बंदों को वहाँ पे क्या है नियुक्त कर देता है। जैसे भारत के जो बंदे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी होंगे, ठीक है ना, भारत के बंदे दूसरी कंट्री और भी दूसरी कंट्रीज में होंगे, यानी अपने बंदे अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरों में, ठीक है ना। इनका काम क्या है, देखो मान के चलो ऑस्ट्रेलिया में आपके ना बहुत सारे लोग रहते हैं, और हो आप देखो यार अगर ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे लोग आपके रहते हैं, बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, उनको कोई दिक्कत आ रही है या उनके साथ कोई गलत चीज़ें हो रही है, ठीक है ना, तो यार उनके हितों की रक्षा करने के लिए कौन बैठा वहाँ? कोई नहीं। भाई दूसरा देश है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी करे, तुम क्या कर लोगे बताओ? नहीं कर सकते ना कुछ। तो ये क्या करता है, हम हर देश क्या करता है अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव ना वहाँ नियुक्त कर देता है। क्या करता है? वहाँ नियुक्त कर देता है, ठीक है ना। जो ये देखते हैं कि क्या जो उनके जो देश वाले हैं, जो उनके देशवासी, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है ना, और अदर भी कुछ काम होते हैं वो ही देख रेख करते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात जो ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो उन्होंने मान लो 2 बंदे अपॉइंट किए हुए हैं, ये इन सबके ये सारी चीज़ें देख तो रही है, साथ साथ में क्या इनको इतनी पावर दी होती है कि वो इधर वाली गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं और इधर वाली गवर्नमेंट के साथ भी डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। बात समझना, दूतावास में इतनी पावर होती है, एम्बेसी में। अगर हम बात करें दिल्ली में देखो चाणक्यपुरी जाओगे तो वहाँ भी एम्बेसीज है, वहाँ भी दूसरी कंट्रीज के जो है, ठीक है, जो है लोग बैठे हुए हैं, डन है ना। तो मैंने क्या बोला, देखो एम्बेसीज का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में क्या अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव रखती है। और याद रखना ये जो बंदे होते हैं ना, इनका उस सरकार से भी डायरेक्टली बात कर सकते हो, उस वाले देश की गवर्नमेंट से, अपनी गवर्नमेंट से तो डायरेक्टली लिंक्ड होती ही है। क्लियर? और सबसे बड़ी बात और सुनो, अगर आपसे बोला हुआ है, जैसे आपसे बोला पाकिस्तान का दूतावास बोला है, तो पाकिस्तान का दूतावास पाकिस्तान में नहीं होगा, वो किसी और कंट्री में होगा। तो जब कुछ नहीं बोला होगा तो हम ये मानेंगे भारत में है। क्लियर ना? तो जैसे मान लो बोला भारतीय दूतावास, तो भारतीय दूतावास भारत में थोड़ी ना होगा, कहीं और होगा। क्लियर है? अमेरिकी दूतावास, कुछ नहीं बोला तो हम भारत मान लेंगे। अगर ऐसे लिखा हुआ अमेरिका दूतावास जो है वो चाइना में है, तो फिर वो अमेरिका चाइना का रिलेशन देखना पड़ेगा हमें। क्लियर है ना? उससे भारत का कोई मतलब नहीं है।
यानी जब तक वो कुछ ना कहे कि ब्रिटेन का जो है दूतावास वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऐसा कुछ ना कहे, तो हम खाली ब्रिटेन का दूतावास बोला तो हम ये मानेंगे ब्रिटेन का दूतावास हमारे यहाँ है, वो अपने यहाँ कमी नहीं होंगे। भारतीय दूतावास बोलेंगे तो भारत में नहीं होंगे, कहीं और कंट्री में होंगे। क्लियर समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान रखनी, जब भी दूतावास बोलेगा भारतीय दूतावास तो उसका मतलब उस कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह ही होंगे वो, ठीक है ना। और अगर स्पेशली बोला कि भारत का दूतावास अमेरिका में बैठा है तो फिर अमेरिका मानो, ऑस्ट्रेलिया क्यों मानोगे भाई, फिर तो अमेरिका ही मानोगे। क्लियर ना? चलो, तो देखो वर्ड लिखा हुआ है भारत में विदेशी दूतावास। अब विदेशी मतलब कोई भी देश का दूतावास हो सकता है। उसको उन्होंने क्या करा, भवन दे दिया किराए पे, और भारत वालों को क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपने मान लो यहाँ पे भवन दे दिया, ये विदेशियों को दे दिया, अब उससे क्या है, आप किराया ले रहे हो, ये इंडिया में तो है। जो विदेशी दूतावास है तो कहाँ होंगे, इंडिया में होंगे। भारतीय दूतावास होंगे तो बाहर होंगे। तो उन्होंने क्या करा, इंडिया में रेंट पे लिया और इंडिया वालों को रेंट देते हैं। तो इंडिया वाले क्या बोलेंगे, देखो ये घरेलू सीमा के अंदर तो है, हमारे घरेलू आय का पार्ट मत बना देना इसको। आप बोलोगे भाई घरेलू आय की डेफिनेशन आपने साफ साफ कहा था कि जो घरेलू सीमा के अंदर जो भी अंतिम वस्तु सेवा उत्पादित होती है उनके मौद्रिक मूल्य घरेलू आय कहते हैं। मैंने बोला था भाई, मगर दूतावास में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, यही तो मार खाता बच्चा, बस यही मार खाता, बाकी तो बहुत आसान है। तो हम ये मानेंगे, तो हमेशा याद रखना जब भी दूतावास होगा तो ये जो दूतावास है ना, ये हम ये मानेंगे दूसरी कंट्री है, तो कंट्री कभी एक दूसरे के अंदर तो आ नहीं सकती, तो हम ये माथोड़ देख ले मान के चलेंगे ये बाहर बैठा है। क्लियर है? और जो इनको पैसा मिल रहा है, हमारे इंडियन लोगों को जो उन्होंने रेंट पे कमरा दिया हुआ है उनको पैसा मिल रहा है, हम ये मानेंगे बाहर से आ रहा है, ये थोड़े ना देंगे अपनी जेब से, ये तो सरकारों से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो इनको पैसा कौन देगा, सरकार देगी। तो इसका मतलब जब ये सरकार इनको पैसा देगी फिर ये इनको पैसा देंगे, तो हम ये मानेंगे ना सीधा कि इसने इसको पैसा दिया। तो पैसा कहाँ से आया, बाहर से हमारे यहाँ आया, तो हम बोलेंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का पार्ट बनता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का पार्ट बनेगा, इसलिए राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। बात समझ में आ गई? ये बात ध्यान से समझना। दूसरा, पाकिस्तान का दूतावास है, तो समझ लो ना, इंडिया में जब कुछ नहीं बोला, पाकिस्तान का दूतावास इंडिया में ही हुआ। अब उसमें भारतीय कर्मचारी काम कर रहे हैं, मान लो आप उसमें काम कर रहे हो और आपको मजदूरी मिल रही है 1 लाख रुपए जो भी है ना। तो क्या अभी घरेलू सीमा के अंदर है भाई, बैठा है, पर ध्यान से पढ़ो, इसको सैलरी मिल कहाँ से रही है। मैं बोलूँगा देखो पाकिस्तान वाला जो बंदा है ना, पाक, ठीक है, वो इनको पैसा देगा और फिर ये हमें पैसे देंगे, ऐसा हो रहा होगा, है ना। तो सीधा यही मान लो ना कि ये हमें डायरेक्टली पैसा दे रहा है, बात तो यही है ना, यही तो दे रहा है हमें पैसे। तो हम बोलेंगे दूसरी कंट्री से पैसा आ रहा है, यहाँ से मत मानना इसको, दूसरी कंट्री से पैसा आ रहा है, तो बोलेंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का क्या है, ये भी भाग है, तो इसलिए राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। क्लियर? अभी और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। उसके अलावा लिखा हुआ है विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों के वेतन। अब आपने कोई टेक्निकल स्पेशलिस्ट बुलाए हुए हैं, ठीक है ना, विदेशी तकनीक इंडिया में, तो उनको अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हो ना, तो हम बोलेंगे विदेशों को कारक आइए। अब ये मिली थोड़ी ना, हम तो दे रहे हैं, हमने बुलाए हैं तो हम देंगे पेमेंट उनको। तो को है, चाहे से हो चाहे को है, तो नेशनल इनकम का पार्ट, तो नेशनल इनकम में आएगा, बट कैसा आएगा, ऋणात्मक रूप में आएगा। किस में आएगा, ऋणात्मक, यानी उसको घटते हुए रूप में दिखाएंगे। क्लियर है ना, से वाला प्लस होता है, को वाला माइनस होता है, ठीक है, बट आएगा, उसको ऋणात्मक उसमें दिखाते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन है, एक भारतीय नागरिक द्वारा एक विदेशी वित्तीय फर्म में निवेश से प्राप्त लाभांश, यानी भारत का नागरिक है, उसने किसी फर्म में क्या विदेशी फर्म में पैसा लगाया था, उससे उसको पैसा मिल रहा है, लाभांश मतलब डिविडेंड हो गया, ठीक है ना। तो प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, तो बोलेंगे विदेश से प्राप्त कारक आय का भाग है, आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लंदन में स्थित भारतीय बैंक, यानी हमारा एक भारतीय बैंक की शाखा, मान लो SBI की शाखा लंदन में भी है, और वहाँ से उसको पैसा मिल रहा है, तो वही दोबारा वहाँ से पैसा आ रहा है, इसका मतलब विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय का पार्ट है, ये शामिल होगा। अब देखो 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं इस वीडियो को, ठीक है। काफ़ी हद तक हमने कर लिया क्वेश्चन, तो देखिए सामने, ठीक है। आप प्लीज़ इस चीज़ को देखना, ये आपकी बुक के सबसे पीछे भी आपके पास ये क्वेश्चन हैं, और साथ में चैप्टर के साथ भी ये क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर इनमें क्वेश्चन समझ ना आए तो मेरे को कमेंट भी कर देना, मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर, ठीक है। ये आपके TRGN जो बुक है आपकी, ठीक है ना, इसमें पीछे का सबसे पीछे है, उस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वहाँ, तो अच्छे खासे क्वेश्चन है, सारे कर लेना इसको। और ये आपके साथ में चैप्टर के साथ में भी क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास ये है, सरकार ने, देखो क्या है, ढंग से सुना, इस बार लिख रहा हूँ मैं, घरेलू आय में शामिल होगा या नहीं होगा, इस बात को देखो, राष्ट्रीय नहीं पूछा, घरेलू पूछा है। तो देखो घरेलू में तो घर के अंदर तक के लेते हैं, ठीक है ना। तो उसने बोला सरकार द्वारा दी गई वृद्धावस्था पेंशन, तो अगर सरकार वृद्धावस्था नहीं बूढ़ों को पेंशन दे रहा है, तो मैंने आपको बताया था ये कभी नहीं आता, ये हस्तांतरण भुगतान का पार्ट बनता है कि वृद्धावस्था है, रिटायरमेंट नहीं है। सेवानिवृत्त पेंशन होती तब तो आ जाता घरेलू आय में, बट ये वृद्धावस्था है तो नहीं आएगा, क्योंकि हस्तांतरण भुगतान है। अरे कारण भी आपको लिखना होता है कि हस्तांतरण भुगतान है, इसके बदले में कुछ देना नहीं होता। क्लियर? दूसरा, विदेशों से प्राप्त कारक आय। अब मैं आपको ध्यान से देखें, विदेशों से प्राप्त कारक आय जो होती है ना भाई, वो क्या होता है, जो आपको मान लो इंडिया, ये बाहर आपका अमेरिका है, इससे अगर आपको पैसा मिल रहा है तो घरेलू आय थोड़ी, ये घर के अंदर है क्या अमेरिका, नहीं,
तो ये नहीं आएगा। ये बोलेंगे हम ये राष्ट्रीय आय का पार्ट होता है, घरेलू आय का पार्ट नहीं होता। घरेलू आय में तो सिर्फ यहीं तक आता है, विदेश प्राप्त स्वसाधन आय थोड़ी ना आती है, ठीक है, तो ये घरेलू आय का पार्ट नहीं है। बट अगर यहीं पे राष्ट्रीय आय का क्वेश्चन होता तो ये आ जाता। बात समझ गई? तो इसलिए ध्यान से पढ़ना कि घरेलू आय का क्वेश्चन है या राष्ट्रीय आय का। उसके अलावा भारत में स्थित रूसी दूतावास, तो रूसी दूतावास यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना। मान लो ये रशियन दूतावास है, रूसी कर देता हूँ। रूसी इन्होंने क्या कुछ बंदे यहाँ बैठा रखे इंडिया में, रूसी है ना, और उसमें ना भारतीय बंदे काम कर रहे हैं, यानी यहाँ पे कुछ इंडियंस हैं हमारे इंडिया में, या कुछ बंदे यहाँ काम भी कर रहे हैं इनके यहाँ, ठीक है। तो क्या इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो मैं बोलूँगा देखो भाई, कभी भी दूतावास वाला जो पोर्शन है बाकी चीज़ों का घर के अंदर है तो भाई हमारे घर का पार्ट बनेगा। याद रखना, कोई विदेशी कंपनी आ जाए, ठीक है, विदेशी लोग बैठ करके यहाँ पे काम कर रहे हैं तो भाई साहब हमारे घर के अंदर है तो घरेलू में भी आएगा, वो राष्ट्र में तो आते ही आता है, घरेलू में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो घरेलू में आएगा वो राष्ट्र में तो आना ही आना है। घरेलू छोटा, राष्ट्र बड़ा, बट जो राष्ट्र में आएगा जरूरी नहीं वो घरेलू में आए, ये बात हमेशा याद रखना। तो कंपनी वंपनी है, कोई विदेशी बैठे तो चल जाएगा, बट अगर दूतावास बैठा तो हम ये मानते हैं ये भाई एक कंट्री है तो उसको बाहरी मान के चलो हमेशा, यानी यहाँ बैठा बट ये सारा पेमेंट इसको कौन करेगा, ये करेगा, तो मानेंगे बाहर बैठे कंट्री। बात समझ गया? अब ये रूसी दूतावास, रूसी वालों ने रूसी दूतावास यहाँ बैठा रखे हैं, वहाँ हमारे कुछ बंदे काम करते हैं, उनको लोगों की जरूरत पड़ी थी, हमारे बंदे लग गए काम पे। अब उनको कुछ पैसा वैसा मिल रहा है, तो पैसा हम कहाँ से मानेंगे? क्या भारत से जा रहा है क्या? नहीं, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है ना पैसा, यही तो देगा हमारे ये इन बंदों को पैसा, है ना। ये अपने बंदों को देगा, वो बाद में हमको पैसा पकड़ा देंगे, तो उसका मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का पार्ट बनेगा। और वो तो राष्ट्रीय आय में आता है, घरेलू आय में कहाँ आता है? तो घरेलू में नहीं आएगा। क्लियर? नंबर 4, भारत में गैर निवासी की कंपनी, गैर निवासी मतलब विदेशी बंदा है, ठीक है ना। अब बाहर वाला बंदे ने इंडिया में, ये मान लो यहाँ पे कोई कंपनी स्टार्ट कर रखी है, ये कंपनी है, ठीक है, और उसको प्रॉफिट मिल रहा है, किसको मिल रहा है? द्वारा अर्जित लाभ। तो हम बोलेंगे भाई देखो ये भारत के घरेलू सीमा के अंदर है तो आ जाएगा, क्योंकि इस कंपनी के सरकार से थोड़ी ना लेना देना कुछ, सिर्फ उन बंदों दूतावास का सरकार के साथ लेना देना होता है। कंपनी तो भाई किसी भी कंट्री में जाके खोल लो, कमा लो पैसा, तो जिस कंट्री के अंदर आप बैठे हो वो उस घरेलू का पार्ट बनती है ना, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या नहीं होगा, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। पहला लिखा हुआ है बाढ़ पीड़ितों को वित्तीय सहायता, तो आता ही नहीं है, हस्तांतरण भुगतान है। दूसरा है एक भारतीय बैंक को अपनी विदेशों में कोई शाखा है उससे लाभ मिल रहा है, तो हमने ऑलरेडी कर दिया था, ये आता है, राष्ट्रीय में तो आएगा ही आएगा ना, तो आ जाएगा। दूसरा विदेश प्राप्त स्वसाधन आय का पार्ट बन रहा था, ठीक है ना। तीसरा हमें बोला हुआ अमेरिका में भारतीय दूतावास। अब अमेरिका में, ये इंडिया था, ये आपका अमेरिका है, यहाँ पे भारत के कुछ बंदे काम कर रहे हैं, यानी भारत के दूतावास है, ठीक है ना। और भारतीय दूतावास में क्या है, अब लोगों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अमेरिका वालों को 2 बंदों को यहाँ पे अपॉइंट कर लिया, यानी अमेरिका वालों को भी अपने अंडर काम में रख दिया है। मैंने कहा ठीक है। अब हो क्या रहा है, इसने बोला कर रहे गैर भारतीय निवासियों को मिलने वाला वेतन, तो दोबारा बोलना, देखो क्या लिखा है, इंडिया वालों ने अपने कुछ बंदे यहाँ अपॉइंट किए थे, यानी भारतीय दूतावास भारत में तो होगा नहीं, बाहर होगा, अमेरिका में, और उसने कुछ क्या है गैर निवासी, यानी जो है कि वही हमारे इंडियन रहते थे या जो भी अमेरिका के जो भी बंदे थे उनको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया, ठीक है ना, ये मान लो। अब हो क्या रहा है, ये बंदे ना इनको पेमेंट कर रहा है, तो अब ये थोड़ी ना हम क्या मानेंगे कि इनको पेमेंट कौन कर रहा है, इंडिया करेगा ना पेमेंट, इंडिया इसको पेमेंट करेगा, ये इसको पेमेंट करेगा, तो ये विदेशों को हो गई, यानी पेमेंट हमसे बाहर जा रही है, तो विदेशों को कारक आय का पार्ट बनेगा। और को वाला क्या है, राष्ट्रीय आय में हमेशा आता है, बट कैसा आता है, ऋणात्मक रूप से। क्या आता है, ऋणात्मक रूप से, यानी ऋणात्मक घटक के रूप में दिखाया जाएगा। लास्ट, एक व्यक्ति को बैंकों से प्राप्त ब्याज, एक व्यक्ति को बैंकों से क्या हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो हम बोलेंगे देखो उसको राष्ट्रीय आय में हमेशा शामिल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, अब देखो यहाँ पे पंगा क्या, दोस्त हो रहा है, उत्पादन पर्पस के लिए नहीं था, मोटरसाइकिल खरीदी साले ने अय्यासी के लिए, तो मैंने राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की थी, बट अब की बार कौन कर रहा है, इसने बोला एक व्यक्ति लिखा है, बैंक को तो हम मानेंगे, बट याद रखना हम ये मान के चलेंगे हम इसको राष्ट्रीय में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा है कि किस चीज़ के उसने यूज़ किया। भी पिछले बार तो मोटरसाइकिल पता था, मोटरसाइकिल खरीदी उसने, अगर वो मोटरसाइकिल उत्पादन के लिए होती तब तो कर लेते। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि जो उसने ये जो ब्याज मिल रहा है बैंकों से, इसने जो पैसा जो है ना इसका यूज़ कहाँ किया हुआ था, इस पैसे का ये उत्पादन के कामों में किया था, तो इसलिए इसको शामिल कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है यार, बतेरे क्वेश्चन है, कराने बैठूंगा ना तो बहुत सारे पार्ट बन जाएंगे, तो आप प्लीज़ इनको करिए, ठीक है ना। लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे वकीलों की फीस, ये सब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये वकीलों को फीस की बात कर रहा है जैसे मान के चलो, तो उसको शामिल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वकील जो भी फीस, वकीलों की फीस अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो वो क्या होता है बाद में कहीं ना कहीं से रिकवर कर ही लेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फर्म द्वारा वकीलों की सेवाएं लेने पर, यानी एक फर्म है उसने वकील की सेवाएं ली, कोई केसेस हो गया होगा
और क्या है, वकील अपनी फीस ले रहा है, तो फर्म अगर फीस दे रहा है तो भाई जब फर्म वहाँ से केस जीत जाएगी तो वो बाद में जो प्रोडक्ट बनाएगी उनसे वो रिकवर कर लेगी फीस, अपने प्रोडक्ट महंगे महंगे करके कर लेगी। जैसे मैगी वाले ने किया था, मैगी आपने सबने बर्बाद किया, हम सब ने क्या है केस वेस करा था, मतलब जो भी था जिसने भी केस किया था, तो मैगी ने अपनी कई सारी मैगियों को जला के खत्म नष्ट कर दिया था। तो भाई साहब उसके बाद मैगी 10 की 12 भी तो हो गई थी, महंगी महंगी भी तो कर दी थी उसने, क्योंकि वो सारी कॉस्ट भी तो रिकवर करेगा, है ना। तो याद रखना, क्योंकि उसने कोई फीस वीस दी होगी वकीलों को, ताकि क्या नाम है केस जीत जाए। जैसे केस जीता उसने अपना प्रोडक्ट महंगा किया, दोबारा लॉन्च कर दिया, है ना। तो एक तरह से देखा तो वकीलों की सेवाएं, लाइट, बिजली, पानी, ये फर्मों के लिए हमेशा क्या होती है, मध्यवर्ती। चाहे वो वर्करों को क्या नाम है, वो सफाई कर्मचारियों को पैसे वैसे दे रहा, सब उसके लिए क्या है, मध्यवर्ती, क्योंकि वो रिकवर कर लेता है अपने प्रोडक्ट से। डन। तो उस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अब नए चैप्टर में, मुद्रा वाले चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है ना। प्लीज़ इसके क्वेश्चंस कर लो, कुछ समझ ना आए तो मैं बैठा हूँ, ठीक है, मुझसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।